नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। स्टार जर्नलिस्ट आलोक पुराणिक हमारे साथ हैं। आलोक पुराणिक के नाम से आपको कई सारे परिचय एक साथ मिल जाते हैं। वो पत्रकार हैं, वो व्यंग लेखक हैं, और सबसे बड़ी चीज वो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं, अर्थ जगत के, और प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आलोक जी से बहुत सारी बातचीत करेंगे। और आलोक जी, आपका स्वागत करता हूं मैं इस प्रोग्राम जी जी में, जी। स्टार जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया में। और आपसे पहला सवाल मैं बिल्कुल मेरी एक ख्वाहिश है जानने की, क्योंकि परसों भारत सरकार ने एक जानकारी दी कि अब उनके पास पैसा नहीं है नई नौकरियों के लिए, इसलिए कोई भी विभाग नई नौकरियां न जाहिर करे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे विभागों को मेरे ख्याल है ये सूचना दी है, और अब भारत सरकार के पास किसी तरह के रोजगार के लिए कोई पैसा नहीं है। ये खबर हमारे पास आई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस आशय की और खबरें भी अखबारों में आ रही हैं। एक खबर ये भी है कि पैसे की कमी इस कदर है कि डिफेंस फोर्सेस में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर होते हैं ऑफिसर्स, उनकी पेंशन को लेके भी समस्या है। और संसाधनहीनता तो निश्चय ही है, लेकिन अब इसको किस तरह से और कहाँ तक सरकार लेके जाएगी, देखने की बात है। मुझे लगता है कि रोजगार सरकार के आना तो बंद बहुत लंबे अरसे से हो गए हैं। अगर आप हम्म। रेलवेज देखें, सरकारी बैंकों को देखें, मैं आपको बता सकता हूँ विश्वविद्यालय अब परमानेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे, वो गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करते हैं लेक्चर के हिसाब से। लीजिए, तो ये जो एक सरकारी नौकरी का मूल आकर्षण था कि एक परमानेंट रोजगार, सुरक्षित रोजगार, वो अब गेस्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, एडहॉक पे अब ये आ रहा है। और ये संकट से पहले ही स्थिति दिखाई पड़ रही थी, अब तो बहुत गहरी हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नौकरी, और खासतौर सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश सरकार का करीब 3 महीने पहले प्रपोजल था जिस पे विवाद हुआ कि उन्होंने सिवाय पीसीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल को छोड़कर सारी नौकरियां 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगी, इस तरह का प्रस्ताव वहां भी आया था। तो सर, ये पूरे देश की स्थिति है और सरकारी नौकरियां अब उस तरह से नहीं है। और दूसरी बात, सरकारी नौकरी आ भी जाए तो वेतन मिलना बहुत मुश्किल है। नौकरी सुरक्षित है, वेतन सुरक्षित नहीं है। तो कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे विभाग है जहां नौकरी है लेकिन सैलरी आने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो ये एक संसाधन विहीनता का बहुत सीधा सीधा परिणाम हमको दिखाई पड़ रहा आलोक जी, ये इतना डरावना विषय है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर सबसे पहले अब मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरी पहली जानकारी या किसी की भी जानकारी होगी, कि आप कैसे पत्रकारिता में आए, है। और पत्रकारिता पत्रकारिता में आने के बाद आपने जो अपनी रुचि बनाई व्यंग लेखन में, रिपोर्टिंग में, और सब एडिटर भी आप रहे, आपकी रुचि आर्थिक विषयों पे भी आई, यहाँ तक कैसे पहुंचे आप? सबसे पहले संतोष और जी, मैं आप हैं आपको और आपको ही रहने वाले धन्यवाद। कहाँ के हैं? और रहने हाँ वाले कहाँ संतोष के जी, हैं? सबसे जी, संतोष जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। और मेरे पहले संपादक आप ही थे। इन सारे सवालों का जवाब आपसे जुड़ता है कि मुझे पत्रकार किसने बनाया? संतोष भारती जी ने मुझे। एक 20 साल के लड़के को आगरे से ठीक एमकॉम के बाद बिजनेस पेज का इंचार्ज किसने बनाया? संतोष भारती जी ने। आलोक पुराणिक को आर्थिक पत्रकारिता में लेके कौन आया? संतोष भारती ने। आलोक पुराणिक को सब एडिटर किसने बनाया? संतोष भारती ने। एक 20 साल के लड़के पे इतना अपार और अगाध विश्वास किसने किया? वो संतोष भारती ने। तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है अपने पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन आपको तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप ही मेरे पहले एम्प्लॉयर थे मैं सब दिल्ली में। मैं आपने मैं मुझे सब भूल गया हूँ दोनों। आप जब अभी बताएंगे तो मुझे सब तो नहीं याद आएगा जी। मुझे मैं आज लाता हूँ आपको। एक 20 वर्ष के लड़के ने आगरा में एमकॉम करके रखा हुआ था। एमकॉम करने के साथ साथ उनके करीब 25 से 50 लेख आर्थिक अखबार वहां छप चुके थे, आर्थिक लेख छप चुके थे। संतोष भारती जी ने अखबार निकाला था 1986 में, चौथी दुनिया। उसके लिए, बिजनेस पेज के लिए संतोष भारती जी को एक व्यक्ति की तलाश थी, और मेरा सौभाग्य कि मेरी एप्लीकेशन संतोष जी की निगाह से गुजरी। तो मुझे संतोष जी ने सब एडिटर बनाया। और मैं मतलब इस बात को अभी भी बताता हूँ और बड़े गौरवपूर्ण तरीके से बताता हूँ कि मेरी पहली नौकरी ट्रेनी की नहीं थी, फुल फ्लैश सब एडिटर की नौकरी थी। मेरे को 1700 रुपए मिला करते थे उस जमाने में, और जनसत्ता के मेरे साथियों को 900 रुपए मिलते थे। तो मैं उनको बताता था कि मैं फुल फ्लैश सब एडिटर हूँ।
तो मुझे सब एडिटर आपने बनाया, आर्थिक पत्रकार आपने बनाया, आपने बहुत अच्छा मौका दिया। उस मौके के बाद फिर आर्थिक पत्रकारिता करते 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 मेरा एमकॉम था, फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा और पढ़ा जाए और थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट में पीएचडी भी की। और ये वो वक्त था संतोष जी 91 के आसपास, जब आर्थिक उदारीकरण हो रहा था, और मेरे अंदर के आर्थिक पत्रकार को समझ में आ गया कि व्यंग अब अर्थव्यवस्था से आ रहा है, और व्यंग का सोर्स अब इकोनॉमी हो रही है। बाजार किस तरह से हमको बेवकूफ बना रहा है, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम पे क्या क्या चल रहा है। तो मैंने मतलब जो मेरा व्यंग लेखन था वो व्यंग लेखन ही था, आर्थिक व्यंग मैंने शुरू किया। मैंने करीब 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ आर्थिक व्यंग लिखा। तो मैंने कहा कि इकोनॉमी पे अपने व्यंग लिखने के बहुत बड़े विषय हैं। कार के नए ब्रांड आ रहे हैं, कारों की वर्ण व्यवस्था आ रही है, वो आप देख सकते हैं कि हाँ, अ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी कार वाला छोटी कार वाले को किस निगाह से देखता है। तो वो सारे विषय मुझे समझ में आए, तो मैंने फिर अर्थव्यवस्था से थोड़ा व्यंग की ओर उन्मुख हुआ। पीएचडी के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौका मिला, तो मैं टीचर बन गया। तो टीचर, आर्थिक पत्रकार और व्यंगकार, मोटे तौर पे तीन ही काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा मूल पैदाइश परवरिश आगरा की है, मैं आगरा से ही आया, लेकिन अब तो आगरा से छोड़े हुए 34 ईयर्स हो गए। तो दिल्ली में मेरे व्यंग लेखन और मेरी आर्थिक पत्रकारिता और मेरे पहले जॉब, मेरी सब एडिटरी के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, संतोष भारती। आलोक, जी। आपसे जानना यह है कि आप जिस समय पत्रकारिता में आए, आपने धीरे धीरे इन विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की। आज मुझे भी गर्व होता है कि मैं आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हूं। पर महत्वपूर्ण चीज यह है कि उस दौरान इतनी सारे तरह के लिखने वाले या वैविध्य रंगों को भरने वाले लेखन में बहुत ज्यादा लेखक नहीं थे। आपको ये जुआ लगा, या आपने जब पहली बार इसको लिखना शुरू किया आर्थिक व्यंग को, तो आपको इसकी तारीफ मिली, आलोचना मिली, चेतावनी मिली, क्या आपको मिला इस विषय को उठाने सर, मैंने आर्थिक व्यंग जब लिखा तो मुझे याद है, पहला आर्थिक व्यंग मेरा इस विषय पे था कि लेफ्ट के लीडर ने डिमांड की कि मारुति 800 जो गाड़ी है, इकोनॉमी में गरीब लोग चलाते हैं, और इस पे जो 800 सीसी वाली गाड़ी में जो पेट्रोल भरवाए उसे कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। तो मेरा पहला व्यंग था कि गरीबी 800 सीसी वाली। तो मुझे अच्छा। लगा कि ये जो इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमी मैंने ऐसा हो गया कि मतलब कार वाला भी गरीब हो गया। और फिर जब मैंने और चीजों को देखा तो हर आदमी गरीब है। हर आदमी गरीब इस सेंस में है कि जो ग्रेटर कैलाश में रहता है वो नरीमन पॉइंट वाले के सामने खुद गरीब मानता है। ईस्ट दिल्ली की बहुत पोस्ट लोकेलिटी प्रीति विहार में जो रहता है उसको ग्रेटर कैलाश वाला बड़े गरीब की निगाह से देखता है। और दिल्ली के बाहर जो चला गया गाजियाबाद, उसको तो वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे अमेरिका वाला नाइजीरिया वाले को देखता है। ये मैंने जब लोगों की आंखों में देखा कि भाई ये ये जो असेसमेंट हो रहा है, ये हो रहा है इकोनॉमी के आधार पे। एप्पल फोन वाला चीन फोन वाले को ऐसे देखता है जैसे कि अमेरिका वाला नाइजीरिया वाले को देखता है। तो मुझे समझ में बहुत जल्दी आ गया कि ये खेल इकोनॉमी के हैं। हमारी हैसियत, हमारी क्षमताएं, हमारा मूल्यांकन होना है इकोनॉमी पे। तो अभी हम इकोनॉमी में फोकस करेंगे। तो मैंने आर्थिक व्यंग लिखना शुरू किया। उसके बाद कई लोगों ने, जो मूल साहित्य के हिंदी साहित्य के लोग थे, उन्होंने मुझे डपटा कि तुम तो ये व्यंग भी नहीं है, इकोनॉमी भी नहीं। मैंने कहा देखिए, ऐसा है कि इकोनॉमिक राइटिंग है, व्यंग राइटिंग है, ये आप तय नहीं करेंगे। तय दो जगह से ही होगा, या तो पाठक तय करेगा या वक्त तय करेगा। अगर मेरे पास पाठक नहीं होंगे तो अखबार छापना बंद कर देगा मुझे, और अगर मेरे बिल्कुल। लेखन में दम नहीं होगा तो समय के पार वो नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं भी करता रहता हूँ काम, आप भी यहाँ रहे। तो संतोष जी, हुआ यूं कि 6 महीने के अंदर मैं 3 कॉलम लिख रहा था, और 3 बड़े हम्म। अखबारों के लिए कॉलम लिख रहा था, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता। तो फिर मुझे अपने अंदर भरोसा हो गया कि आलोक जी, व्यंग भी तुम लिख सकते हो, और अर्थव्यवस्था पे मैंने फोकस किया। फिर बाद में जब आगे चीजें चली तो फिर मुझसे कहा गया कि आप अर्थव्यवस्था के अलावा और विषयों पे भी लिख सकते हैं। तो फिर मैंने आईपीएल पे लिखा। कॉमर्स का होने के नाते मुझे फायदा ये रहा सर, कॉमर्स में अगर हम होते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो एक अनुशासित अप्रोच से हमें काम करना पड़ता है कि उसमें आपको इतने घंटे लगाने हैं, इतना होमवर्क करना है, इतनी तैयारी करनी है, इतना काम करना है। विशुद्ध साहित्य का मामला नहीं है कि मैं हवा में उड़ के कोई चीज लिख दूं और वो मुझे होमवर्क करना पड़ता है। तो उसके सहारे हुआ ये कि एक अनुशासन मेरे अंदर आया। उसके बाद चीजें चलती चली गई। और फिर बतौर, अब तो मतलब जैसे आपको तो पता है मैं आर्थिक पत्रकार हूँ, लेकिन अब तो कई बार मुझे बताना पड़ता है कि मैं आर्थिक पत्रकार भी हूँ। मेरी पहचान ही व्यंगकार की हो गई। तो व्यंग लोग ज्यादा पढ़ते हैं, आर्थिक विषयों के लेखन उस तरह से कम पढ़ते हैं। लेकिन आज का व्यंग बिना अर्थव्यवस्था को समझे हो नहीं सकता। आप चाहे नेशनल इश्यूज देख लें,
चाहे इंटरनेशनल इश्यूज देख लें। अगर आप देखें कि आपने जिस चीज की बात की, शुरुआत हमने बात की रोजगार की, तो रोजगार का हाल यह है कि पिछले 25 सालों में चीजें इस कदर बदल गई हैं कि अभी जिन चीजों को हम जैसे पहले ट्यूशन कोचिंग का काम हम मानते थे कि ये तो जिसे कोई काम नहीं मिलता वो ट्यूशन कोचिंग कर रहा है, अभी सर हाल ये है कि कोचिंग का इतना भारी बिजनेस हो गया है कि अभी लॉकडाउन की मंदी में तमाम बिजनेस डाउन हो गए और कोचिंग बहुत धुआंधार चल रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो पहले नहीं थे, अब बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। तो पूरा सीन बदल गया सर। 34 34 साल के अंदर पूरा सीन बदल गया। तकनीक ने हमारी जिंदगी में इस कदर दखल कर दिया कि वहां से व्यंग के विषय आते हैं सर। मैं देखता हूँ कि लोग इस कदर सेंसिटिव हैं अपना व्हाट्सएप को और सबको इतना लॉक 25 लॉक में रखते हैं। एक पत्रकार जो ट्रांसपेरेंसी पे भाषण देता है उसका अगर आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए तो उसमें किस तरह के मैसेजेस मिलते हैं, क्या क्या फोटो बरामद होते हैं। तो इसने तरह तरह के सर विषय दे दिया। तकनीक अर्थव्यवस्था ये आज का विषय है, इसको बिना समझे हम अब व्यंग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा पक्का मानना। आलोक, जो सबसे अच्छा काम मैं समझ पा रहा हूं कि आपने व्यंग में भी एक नई श्रेणी का प्रादुर्भाव किया या आविष्कार किया, वो है सापेक्ष व्यंग। जिंदगी के ऊपर किन चीजों का असर पड़ता है, वो जो तकनीक आपने तलाशी, मैं उसको लेके आपसे जानना चाहता हूं कि आज का दिन आपको याद होगा, भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है जब हमारी नोटबंदी हुई थी। आज ही के रात 8 जी बजे जी 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 जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रात के 12 बजे से ये जो आज की मौजूदा जो करेंसी है वो खत्म। अब इस चीज का असर हमारी जिंदगी पे क्या पड़ने वाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये मैं संक्षिप्त में इसलिए जानना चाहूंगा क्योंकि आप क्लास में जब भी पढ़ाते होंगे तो आपको संक्षेप में कहने की आदत कई जगह से आ गई है, सब एडिटर के नाते भी आ गई है, पत्रकार के नाते भी आ गई है। जी आप जी जो जी जिन जी अखबारों में लिखते हैं वहां पर भी स्पेस बताया जाता है, जी जितने वर्ड का आपको लिखना है। मैं जी आपसे संक्षिप्त में इसलिए जानना चाह रहा हूं कि अब जो देश का हाल है, ये ये इस करेंसी जो जो हमारी करेंसी चेंज हुई और आज हमारी जिंदगी में जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं भारत के लोगों की जिंदगी में, उनमें कहाँ गड़बड़ हुई? पहले से गड़बड़ चली आ रही है, 2016 से ही गड़बड़ शुरू हुई, या अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं गड़बड़ कहाँ हुई? हमारे देश में आर्थिक इस समय विशेषज्ञ नहीं है जो सरकार को चेतावनी दें या प्रधानमंत्री को, क्योंकि जो स्थिति है वो डरावनी लगती है कभी। इसलिए मैं आपसे बहुत साफ पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि आप जो भी दर्शक देख रहे हैं या पत्रकार भाई देख रहे हैं, उन्हें इसके बारे में एहसास हो कि सच्चाई कहाँ पे है। देखिए, नोटबंदी जिस उद्देश्य के लिए लाई गई थी, एक कॉमन सेंस ये था कि हम 500 का नोट तो परमिटेड था, 2000 1000 का नोट और 2000 का नोट और कुछ नोट जो ऊपर वाली वैरायटी के थे जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उसको बंद करके हम ये हासिल कर लेंगे कि या तो नोट सिस्टम से बाहर चले जाएंगे, वो तो वैसी ब्लैक इकोनॉमी बाहर हो गई, या वो सिस्टम में आएंगे, बैंक में आएंगे तो हम उनकी धरपकड़ कर लेंगे। लेकिन भारतीय जो ब्लैक मार्केटर तबका है वो इतना स्मार्ट था कि सारा की सारा पैसा सिस्टम में आ गया। तो जो इकोनॉमी में एक अंदाज था कि इतने हजार करोड़ रुपया, और नेताओं का ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर उषा थोराट जी का फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लेख छपा था, मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा था करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का पैसा ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो असेसमेंट में बहुत चूक हुई, ब्लैक मनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नोटबंदी के मामले में। सरकार, रिजर्व बैंक के अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर्स ये असेस नहीं कर पाए कि इससे ब्लैक मनी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी एक ऐसा इंजेक्शन जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरीज मजबूती से चलेगा, वो तो नहीं चल पाया, लेकिन उससे उसके लीवर पे या हार्ट पे एक ऐसी चोट आ गई कि उससे उबरना मुश्किल हो गया। देखिए, इकोनॉमी जब चलती है तो उसमें ब्लैक और व्हाइट के फर्क नीति के लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में ब्लैक एंड व्हाइट का फर्क नहीं होता। मार्केट में ब्लैक एंड व्हाइट फर्क इसलिए नहीं होता कि मार्केट में अगर आप ब्लैक मनी है तो 5 कपड़े ज्यादा लेंगे, बैंड बाजे वाले को 2,000 रुपए ज्यादा देंगे, होटल लेविशली बुक करेंगे। तो ब्लैक मनी का वो डायमेंशन था वो सब ठप हो गया 2016 के बाद।
ब्लैक मनी अगर सिस्टम में आ गया होता, सरकार के पास आ गया होता, वो वितरित कर दिया गया होता, परचेजिंग पावर लोगों तक पहुंच गई होती, तो पॉजिटिव तो कुछ मिला नहीं उसका। नेगेटिव ये आया कि छोटा बिजनेस जो कैश से चलता था, छोटा बिजनेस जो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी से लाभान्वित होता था, वो उसमें 2016 में ठप हुआ। और वो ठप जब तक होता और उससे पहले जब तक वो रिकवरी हो पाती उसकी, एक और बीच में 2017 में जीएसटी आया। जीएसटी कंसेप्ट के तौर पे अद्भुत कानून है, मगर वो कानून नीचे के बिजनेसमैन को फिर तोड़ गया। उसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें इतना ऑनलाइन सेटअप है कि छोटा बिजनेस, अब जो सड़क किनारे बैठ के अम्मा अपना फूल बेच रही है, अब वो भी थोड़े बड़े लेवल पे जाएगी तो उसको भी सिस्टम में आना पड़ेगा, ट्यूशन वाले को भी सिस्टम में आना पड़ेगा, कोचिंग वाले को भी सिस्टम में आना पड़ेगा, कचौड़ी बेचने वाले को सिस्टम में आना पड़ेगा। तो वो सेटअप में आते आते एक कमर जैसी टूटने के बाद फिर थोड़ा उठना कुछ शुरू किया, तो 2013 में जीएसटी आ गया। अभी जीएसटी से कोप अप किया, जैसे तैसे उठा, तो फिर 2020 में मार्च में कोरोना आ गया। तो आप यूं समझे कि एक मरीज जो उठ के चलने की कोशिश कर रहा है, कि पहले कैंसर से उठा तो अब फिर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, अब हार्ट से उठा तो पता लगा कि इसका लीवर डैमेज हो गया। इकोनॉमी की सिचुएशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सरकार के अगर आप संदेश समझें, सरकार ये कह रही है कि आप अपना देख लो, हमारे भरोसे मत रहो। अभी अपना देख लो हमारे भरोसे मत रहो का आशय क्या हुआ कि छोटा बिजनेस ठप हुआ। तो छोटा बिजनेस ठप हुआ तो उसकी इनकम का कुछ सपोर्ट सरकार कर रही है, वो सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। सरकार कह रही है आप लोन ले लो हमसे, लोन लेके आप चुका दो, लोन हम ले सकते आपको दे सकते हैं। अभी लोन की दिक्कत ये है सर कि मार्केट में डिमांड अगर होगी तो सरकार के बिना बताए बिजनेसमैन लोन ले लेगा। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरी 200 करोड़ की जो सेल है 400 करोड़ की हो जाएगी, तो सरकार थोड़ा बताने आएगी, मैं खुद लोन ले लूंगा। अब 200 करोड़ की सेल 100 करोड़ की भी मुझे नहीं दिख रही है, तो लोन लेके भी क्या करूंगा मैं। तो अभी इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, इनकम सपोर्ट की, कि भाई छोटे बिजनेसमैन को, छोटे कारोबारी को आप 1000 2000 3000 पर मंथ कुछ ऐसा दे दें जिसकी उसे वापसी ना करनी पड़े। वो भी संभव है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इस मोड में सरकार नहीं है, इस मूड में सरकार नहीं है। सरकार ने जो स्टेप उठाया वो कि मनरेगा जो रूरल ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वहां बजट बढ़ा दिया गया। शुरू में बजट था 65,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ और बढ़ाया गया, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट वहां है। लेकिन मनरेगा तो पूरा सब कुछ कवर नहीं कर सकता, गरीब शहर में भी है। तो मेरा इसमें बहुत साफ मानना है सर कि इस वक्त इकोनॉमी के 3 सेगमेंट हैं, जिसको मैं अपने हिसाब से व्यंग और अर्थव्यवस्था को मैं कंबाइन करता हूं। एक तो 130 करोड़ के लोगों में 5 करोड़ लोगों का है अमेरिका। तो 5 करोड़ का अमेरिका दिल्ली में सिविल लाइंस में रहता है, ग्रेटर कैलाश में रहता है, मुंबई में नरीमन पॉइंट में रहता है। बिल्कुल ठीक। और करीब 30-40 करोड़ का जो है वो इंडिया का मलेशिया, मिडिल क्लास जैसे। और 80 करोड़ का जो इंडिया है सर, वो भी युगांडा है, वो भी युगांडा है। उसमें उसको सुबह से लेकर शाम तक खाने की दिक्कत है। अभी भी आप ये अंदाज लगा लें कि दिल्ली गाजियाबाद में किसी एक फैमिली में कोरोना हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उसकी परचेजिंग पावर कितनी से चली जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल 2-2.5 लाख रुपए धरा लेगा, सरकारी में तो जाते में आपकी देख के वहां आदमी हार्ट फेल हो जाएगा। तो अभी जो युगांडा है हमारे मुल्क का 80 करोड़, वो गहरे संकट में है। इस युगांडा को ब्लैक मनी से भी मदद मिलती थी, इस युगांडा को परचेजिंग पावर बढ़ने से मदद मिलती थी। छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, अब शादियां होती हैं सर, शादियां हो रही हैं, बैंड बाजा कोई बुलाता नहीं है, अब 50 लोग बुला के शादी कर लेते हैं। तो पहले बैंड बैंड बाराती भी आते थे, उसमें अपना ड्रम बजाने वाले भी आते थे, तो उसमें पार्ट टाइम भी काम होता था, हंडा उठाने वाला भी आता था, उसको भी काम मिल जाता था। वो सब धंधे खत्म हो गए। अभी वो लोग किसी फॉर्मल सेक्टर में तो है नहीं, तो उनके पास पैसे कहाँ से आए। अब या तो वो जाके काम करें मनरेगा में, अब मनरेगा सिर्फ ग्रामीण है, यहाँ शहर में तो है ही नहीं। तो सर इंडिया का जो युगांडा है सर, वो बड़ी प्रॉब्लम में है। इंडिया का मलेशिया, अभी जो सॉफ्टवेयर वाले थे, मीडिया वाले थे, सबकी नौकरियां बहुत संकट में है, सैलरी कम हो गई है। सर ये पिछले 6-7 महीने में इंडिया में मजे किसके आए हैं, वो इंडिया के अमेरिका के आए हैं। मतलब जो आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी का लोन बिल्कुल कम हो गया है, उनके शेयर के भाव बूम कर गए, सोने के भाव बूम कर गए हैं, सेंसेक्स बूम कर गया है। तो इस संकट से भी जो परेशानी है सर, वो इंडिया के युगांडा को है, इंडिया के मलेशिया को है। लेकिन सरकार का संकेत बहुत साफ है कि आप खुद निपटो, और सरकार के पास अब मुझे नहीं लगता कि कुछ
शहरी गरीब को देने के लिए कुछ है। अभी तो जो कुछ संकट परेशानी है खुद निपटाना है, और आलोक जी, फाइनेंशियल रिसोर्स। जी। आलोक जी, आपकी बातचीत और जो हालात हैं वो सवाल कुछ जानना चाहते हैं, उनके उत्तर हैं, उनके उत्तर चाहिए। पहला सवाल कि ये सब लक्षण आपने बताए, पर बुनियादी तौर पर किसी भी सरकार का, देश का जो रीढ़ है वो अर्थव्यवस्था है। सरकार के पास ऐसे आर्थिक विशेषज्ञ होने चाहिए जो ये देख सकें कि आगे क्या होने वाला है, दुनिया में क्या हो रहा है। और ये मैं कोरोना से पहले की बात कह रहा हूँ, क्योंकि जी। जी। कोरोना से पहले इस सरकार ने ये तय कर लिया था कि हम जितने भी बड़े पब्लिक सेक्टर्स हैं सबको हम बेच देंगे। हाँ, एयर बेच इंडिया रहे को थे। जाने कब से बेचने की कोशिश हो रही थी, अब सारी कंपनियां आपने बेच दी। भारत के जितने आर्थिक आधार थे वो आपने बेच दिया। इसके पीछे क्या कारण रहा? नंबर वन, इससे जो पैसा जुटाया गया वो कहाँ गया? कौन कौन सी चीजें भारत सरकार के आर्थिक विशेषज्ञों ने या योजनाकारों ने ऐसी लागू की कि जिसमें हम इस स्थिति के लिए खड़े हो सकें जिस स्थिति की कल्पना आप कर रहे हैं कि आप खुद देखो, अरे हम देखें कैसे? इसका क्या परिणाम? ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे यहाँ लॉलीनेस बढ़े, लूट बढ़े, चोरी बढ़े, अपराध बढ़े, हत्याएं बढ़े? ये क्या किस तरफ इशारा करती हैं? जो क्या हो, जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पर ये सिम्टम्स क्यों आए आर्थिक विशेषज्ञों के रहते हुए? आपने एक नया नीति आयोग बना दिया। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को हो सकता है कोई भला मानस सरकार से जुड़ा हुआ भी देख रहा हो, और देख रहा हो तो कम से कम उसके सोचने के लिए कुछ मुद्दे मिले कि उससे कहाँ गलती हुई। और कोई भी सरकार, अच्छी सरकार वही होती है जो अपनी गलतियों से सीख लेकर के उसे सुधारने का काम करे। सर, ये पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स को बेचकर संसाधन जुटाने वाला काम तो 1991 से शुरू हुआ, और उसमें सोच उसके पीछे ये है कि सरकार को बिजनेस में नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है सरकार गवर्नेंस, कानून व्यवस्था, और ये बैंकिंग और एयरलाइंस और डाकखाने सरकार क्यों चलाए, इसको बेच के निकल जाए। ये तो एक सोच थी, लेकिन अब वो मजबूरी हो गई, पैसे है नहीं, अब आपको एयर इंडिया बेचना है, सस्ते मध्य भाव में बेचना है, बेचना ही है। इसमें जो मूल मुद्दा यह है सर कि सरकारों को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, उनकी एक चीज समझ में ये आ गया कि गंभीर आर्थिक मुद्दे इस देश में पॉलिटिकल मुद्दे हैं ही नहीं। आपको वोट किस बात पे मिलेगा? आपको वोट इस बात पे, और जैसा आपने कहा कि लॉलेनेस या वो सिम्टम, सर इस मुल्क की जनता बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है। अभी हमने जून में देखा था कि तमाम अस्पतालों में एंट्री नहीं मिल रही थी, अस्पतालों में लोग मर रहे थे। कोई भी एक जुलूस हमने देखा इस शहर के अंदर की उसके बारे में, विपक्षी नेता को जिस पे लेके आया हो? सर, गोरखपुर के अस्पताल में 100 बच्चे मर जाएं, एम्स में 50 कोरोना वाले मर जाएं, हु केयर्स? वो किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो इशू नहीं है सर। हेल्थ कोई इशू नहीं है, इकोनॉमी कोई इशू नहीं है, सड़क कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि इलेक्शन से पहले अगर मैं कोई स्कीम चला दूंगा, उसमें जनधन के नाम से 2,000 दे दूंगा आपको, या कुछ किसान योजना के नाम पे 5,000 दे दूंगा, तो वो मैं लाके वोट जीत लूंगा, बाकी मैं गुणा गणित करके अपना कास्ट पॉलिटिक्स को करके कर लूंगा। सर, वो इकोनॉमी इशू उस तरह से इस मुल्क में है ही नहीं, और वो कब होगा मुझे नहीं पता, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। तो सरकार का बड़ा फंडा क्लियर है कि इलेक्शन से पहले आप जाके जो 80 करोड़ का युगांडा है उसके बड़े हिस्से को आप या तो आश्वासन दो या आप कुछ कैश दो, तो आप वहां से वोट ला सकते हैं। ऊपर वाला वैसे बहुत मजे में, कोई दिक्कत नहीं है उसको, बहरहाल में मजे में है। दिक्कत इस मुल्क में सर असली है मिडिल क्लास की। युगांडा और इसके बीच में 40 करोड़ का सॉफ्टवेयर में नौकरियां नहीं है, मीडिया में नौकरियां नहीं है, सरकार में नौकरियां नहीं है। अब क्या करेंगे आप? अब फिर यह है कि बीच में फिर डिबेट ये हुई थी कि साहब आप समोसे कचौड़ी छानना भी रोजगार है, वो भी एक रोजगार है, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी हर एक की नहीं होती। रोजगार तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। या फिर देर सवेर जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो होगा ये सर कि एक 4 साल 5 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में एक आइडिया आया था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उसमें यह है कि सरकार का जिम्मा है कि हर एक के खाते में 1,000 2,000 रुपए का जुगाड़ कर देगी। 2,000 रुपए आपको मिल गए, आप भूखे नहीं मरोगे, पर इससे ज्यादा आप मत मांगना। तो एक मिनिमम लेवल यूबीआई देर सवेर आएगा इस मुल्क के अंदर कि इसमें असंतोष इतना गहरा ना हो जाए कि नौजवान बिल्कुल सड़क पे आके मारधाड़ करे, और बाकी जिसमें क्षमता है वो अपने हिसाब से काम कर ले।
इकोनॉमिक इश्यूज का ताल्लुक जहां तक है कि इसमें जिन इश्यूज पे बात होनी चाहिए थी, जैसे कि आप अगर देखें कि दिल्ली में मैं देखता हूँ, दिल्ली के सरकारी स्कूल आप देख लें, दिल्ली के सरकारी अस्पताल आप देख लें, तो यहाँ कोई आपको उद्वेलन, कोई परेशानी, कोई नाराजगी कोई दिखाई पड़ता है? कोई दिखाई नहीं पड़ता। बेरोजगारी की बात आप और हम यहाँ कर रहे हैं, मैंने बेरोजगारी पे कोई जुलूस पिछले 5 साल में नहीं देखा कि बेरोजगारों ने। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि रोजगार अब आ रहा है, दिक्कत रोजगार की बिल्कुल नहीं है सर। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, ये डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को 15,000 रुपए देते हैं, और इसमें कई लोग काम कर रहे हैं, ग्रेजुएट काम कर रहे हैं, 15,000 रुपए मिल रहा है। दिक्कत रोजगार बिल्कुल। की नहीं है, दिक्कत गुणवत्ता वाले रोजगार की। यानी मैं 15,000 कमा सकता हूँ, 20,000 कमा सकता हूँ, लेकिन क्या ये रोजगार गुणवत्ता वाला रोजगार है? क्या कोई सुरक्षा मुझे मिल रही है? मैं कल को सड़क पे मर गया तो मेरी फैमिली को इंतजाम है। अब सरकारी जॉब में वो एक जमाने में होता था, हर आदमी एस्पायर करता था, भाई चलो तहसीलदार बन जाए, एसडीएम बन जाए, एडीएम बन जाए तो हमारा जुगाड़ हो जाए, कुछ करप्शन से कमा खा के अपने घर परिवार का भला कर लेंगे। वो नौकरियां तो खत्म ही हो गई। तो अभी आप देखेंगे इतने सारे संकट के बावजूद अगर आप 7,000 में काम करने को तैयार हैं तो नौकरी तो मिल जाएगी। गुणवत्ता की कमी है सर, अभी गुणवत्ता की चिंता किसी को भी नहीं है, ना सरकार कुछ। उसका रीजन ये है, बहुत गहराई से आप देखें तो पॉलिटिक्स जिन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है उसमें कोई सार्थक मुद्दा ही नहीं है। अब मुझे तो ब्राह्मण एमपी चाहिए, मुझे तो राजपूत एमपी चाहिए, तो मुझे ब्राह्मण राजपूत एमपी मिल गया, ब्राह्मण राजपूत एमएलए मिल गया। मैंने कभी मांगने की मुझे अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, मैंने कभी मांगा ही नहीं, तो मुझे मिलेगा नहीं। तो सर मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में उन सार्थक मुद्दों पर राजनीति, आप तो खैर 74 से जयप्रकाश नारायण जी वाले मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, आपने तो मुझसे ज्यादा देखा है, मैं तो उसके बाद समझ रहा हूँ। 50 सालों तक मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि किसी गंभीर मुद्दे पे, किसी गंभीर विषय पर। सर हेल्थ का आप हाल देख लीजिए, दिल्ली में जाके देख लीजिए, आप सरकारी अस्पतालों में देख लीजिए, मतलब एक अद्भुत ये स्वांग चल रहा है कि ऑन पेपर सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जब आप वहां कन्फ्रंट कर रहे होते हैं तो जिसकी जेब में पैसे हैं, जो अमेरिका वाला है वो जाएगा वेदांता में, अमेरिका वाला जाएगा एस्कॉर्ट में, वहां कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आप युगांडा के हैं तो आपकी मौत की किसी को पड़ी नहीं है, और मलेशिया वाला अपना जुगाड़ के जोड़ गांठ करके लोन वोन ले लेवा के अपना कहीं जुगाड़ चला लेता है। तो सर मुझे नहीं लगता कि सार्थक इकोनॉमिक इश्यूज इस मुल्क में आने वाले कई सालों में कुछ रोल प्ले करेंगे। वजह बहुत साफ है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट सब जानते हैं, कहाँ मराठी भाषा के नाम पे मार करनी है, कहाँ ब्राह्मण के नाम पे मार करनी है, कहाँ हिंदू के नाम पे मार करनी है, वो सब कर करा के आखिरी में जुगाड़ से पॉलिटिकल पावर आ जा रहे हैं। आलोक जी, इस सारी चीज को बनाने में, या ये जो आपने सिचुएशन बताई, इस सिचुएशन को सारे देश में स्वीकार कराने में मीडिया का कितना रोल है, जिसके आप एक अहम हिस्सा हुआ करते थे और आज भी अहम हिस्सा हैं? क्या मीडिया ने लोगों के सोचने समझने की, प्रिंट हो या टेलीविजन हो, सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी है, या उन्हें ढकेल दिया है एक मनोरंजन की तरफ कि आप कुछ सोचो ही नहीं? क्योंकि जिन सवालों के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम और आप मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में थे, उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट इन सवालों को उठाते थे डिबेट में, चाहे वो टेलीविजन की डिबेट रही हो, टेलीविजन का मतलब उस समय शुरू ही शुरू हुआ था, टेलीविजन की डिबेट रही हो, या अखबार की डिबेट रही हो, या आपस की डिबेट रही हो। हम लोग जब प्रेस क्लब वगैरह में बैठते थे, हम इन सवालों के ऊपर बातचीत करते थे। आज तो लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। ऐसे लगता है जैसे कि अगर आपने इसकी बात कर ली तो आपने कोई बड़ा अपराध कर लिया, अगर इन सवालों को आपने बातचीत में भी उठा लिया तो। कौन सर जिम्मेदार है, तथ्य में, आपसे पूछ रहा हूं सर तथ्य की बात मैं करूं आपको, एग्रीकल्चर इतना बड़ा विषय है देश का, किसी अखबार में एग्रीकल्चर करस्पॉन्डेंट नहीं है। लेबर बड़ा इशू है इस अखबार देश में, किसी अखबार में लेबर करस्पॉन्डेंट नहीं है सर। वो सब पूरी मामला इकोनॉमिक्स का हो गया है, मीडिया मामला इकोनॉमिक्स का हो गया पूरा। इकोनॉमिक्स क्या हो गई सर उसमें? अभी मुझे कार का ऐड चाहिए, अभी मुझे टीवी का ऐड चाहिए। कार का टीवी का ऐड जो देने वाला है वो ये कहता है साहब खबरें आप ऐसी दिखाओ जो डिस्टर्बिंग ना हो हमारे व्यूअर के लिए। अभी व्यूअर की डिस्टर्बिंग खबरें नहीं है, मुझे उनको बहुत पॉजिटिव खबर दिखानी, पॉजिटिव खबर दिखानी है और इंटरटेनिंग खबर दिखानी है। तो इसलिए हम इंटरटेनिंग खबर में से ये आता है सर कि साहब वो आपने किसी फैशन शो को दिखा दिया, फैशन शो में किसी मॉडल का ऊपर का वस्त्र गिर गया, वो आप दिन भर ही दिखाते रहिए उसको। सर मैं आपको कंक्रीट एग्जाम्पल बताऊं,
ये पुराने किले से राजघाट तक एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी हुआ करती थी, लाखों लोग रहते थे उसमें, लाखों लोग रहते थे। वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी पूरी डिस्प्लेस हो गई, पूरी डिस्प्लेस हो गई, चली गई वहां से, कहीं कोई खबर नहीं उसकी। सर वो इकोनॉमिक्स हो गई है मीडिया की। अमेरिका वाली खबर दिखा दो भैया, थोड़ी बहुत दिखा दो मलेशिया की, युगांडा की खबर में ना तो दिखाने वाले का इंटरेस्ट है, ना वहां से ऐड आ रहा। अभी 30 लाख की कार का ऐड आ रहा है आजकल, एक एमजी की कार का। तो सर वो 30 लाख की जो कार बाय करेगा, मतलब ऐड दिखा रहा है, वो चाहता है डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। आप अगर देखें तो इवन प्रिंट से भी खबरें आपको नहीं मिलती। ये डिस्प्लेस हो गए 1 लाख लोग, या ये प्रॉब्लम में आ गई, खबरें आपको मिलेंगी सोशल मीडिया से या कहीं और से जाके, जिसका उसमें अलग तरह का इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं। टेलीविजन ने सर हमारी प्रिंट जर्नलिज्म को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है। आप के जमाने में चौथी दुनिया में 5-5 हजार वर्ड का पूरा पूरा एक एक विषय पर डिटेल छापते थे सर। इसका आपने मुझे भेजा था, हमने वहाँ पर्यावरण की स्टोरी 5 हजार वर्ड की पूरी छापी थी, 3 बार छापी थी। सर 5 हजार वर्ड आजकल छापता कौन? आप अगर 800 वर्ड से ऊपर एक लिख दें तो क्या साहब, ये तो नहीं चलेगा। आप अगर लेबर की बात कर दें, ये नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग से, सॉफ्ट से, लाइट से विषय लेके आए। अब दुर्भाग्य से सर दिक्कत क्या हो गई कि उधर देखने वाला भी कोई नहीं। आप अगर एक गंभीर विषय पे लिख दें तो उसका रिव्यू आता है कि किसी ने पढ़ा नहीं, मतलब प्रिंट में पढ़ा नहीं किसी ने। तो अब उनकी दुकान तो चल रही है एड से, उनकी दुकान चल रही है रेवेन्यू से, वो दिखाते हैं इतने लोग हमको पढ़ते हैं। तो सर ये जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं सर, वो मेन स्ट्रीम के विषय रहे नहीं है। उसके लिए आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा, अपना ब्लॉग बनाएंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। वो अभी उस पर नहीं कर सकते, वो देखने वाले भी नहीं है, पढ़ने वाले भी नहीं होगा। अभी आप जिन अखबारों को हम मानते रहे कि साहब उसमें अलग तरह की कवरेज आती है, वो भी अब एक अलग, जैसे आप देखिए हिंदू अखबार देखता हूँ मैं। अब हिंदू अखबार में वो सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स को पूरा कैटर करते हैं। एक जमाने में पी साईनाथ हुआ करते तो अलग तरह की स्टोरीज आती थी। एक्सप्रेस थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, बाकी तो आप देखेंगे तो वो पूरा की पूरा प्योर इकोनॉमिक्स हो गई है। अर्थशास्त्र ये है कि हमें कैटर करना है इंडिया के, यूएसए और मलेशिया को, उसकी इंटरेस्टिंग खबर दिखाइए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि एक बहुत स्मार्ट ब्यूटीफुल फैशन डिजाइनर साउथ एक्सटेंशन में जिसकी दुकान सील कर दी जाए, वो दिन भर टीवी पे आएगी। आप याद करें 5 साल पहले एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस बेरोजगार हो गई थी, तो पूरे दिन भर उन्होंने एयर होस्टेस खबरें चली। 1 लाख झुग्गी वाला डिस्प्लेस हो जाए, कोई काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो देखना नहीं चाहता सर कोई उसको। और ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं देखना नहीं चाहता कोई उसको। नहीं, बिल्कुल इकोनॉमिक्स कहाँ तक। आप सही कह रहे हैं। अब आप जिस वर्ग से जिससे आपका रोजाना संपर्क होता है, बातचीत होती है, जो देश के बुद्धिजीवी, मैं विश्वविद्यालय के अध्यापकों की बात कर रहा हूँ, या वो लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनका मनोविज्ञान कैसा है? वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सोचते हैं, या उनके मन में कोई कोफ्त या कोई अंतर्मन में कुछ ऐसा दुख लगता है कि ये क्या हो रहा है? ठीक है सर, एक तो आप जब ऑब्जेक्टिवली देखें चीजों को, बहुत गहराई से देखें, तो एक निराशा का भाव आ जाता है कि भाई ये अंततः सब घूम फिर के वही हो जाता है, घुमा फिरा के सब चीजें वहीं चली जाती हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि फिर आप बजाय एक सांस्थानिक तौर पे कुछ हो पाए, मीडिया के तौर पे कुछ हो पाए, आप इंडिविजुअल क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल कर लो। लेकिन एक संस्थान के तौर पर या एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आप कुछ करना चाहेंगे, तो वो अब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस एक जमाने में होते थे कि यहाँ बुद्धिजीवी प्रोफेसर खुल के बोल सकते थे, खुल के काम कर सकते थे, क्योंकि नौकरी की सुरक्षा थी। अभी नए सेटअप में आपके कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के हैं। अब 3 साल इसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो चिंता ये करेगा 3 साल के बाद मैं यहाँ कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं कुछ और नया जुगाड़ देखूंगी देखूंगा। फिर उसमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई। अगर बहुत अच्छा टीचर हूं मैं, तो मुझे फिर अशोका वाले और अमिटी वाले और ये एपीजे वाले मुझे ज्यादा पैसे लेके ले जाएंगे। तो वहां जाते फिर मेरे जॉब का नेचर बदल गया, फिर मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो गया। तो एक जो कंसेप्ट था ना पब्लिक इंटेलेक्चुअल का, कि साहब वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में काम करेगा और उसमें बेखौफ अपनी बात कहेगा, सर वो खत्म हो गया। अभी जितने प्रयास आपको दिख रहे हैं वो सब इंडिविजुअल प्रयास हैं, वो कोई इंस्टीट्यूशनल प्रयास नहीं है कि साहब वो एक संगठन बना हुआ है जो लेबर रिसर्च कर रहा है, एक संगठन बना हुआ है जो कुछ और कर रहा है। वो एक बिल्कुल। इंडिविजुअल है, उसका जुनून है, वो कर रहा है, तो उसकी सीमा है सर, उसकी सीमा है। वो इंडिविजुअल जितना कर सकता है उतना तो हो रहा है, लेकिन अब कोई ऐसा संस्थागत प्रयास तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये सोशल मीडिया को लेके आपकी टिप्पणी क्या है?
सर सोशल मीडिया बेसिकली एक अनरेगुलेटेड और अनएडिटेड मीडिया है, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव क्या है सर कि जैसे अ, आप आपने जब मुझे अपॉइंट किया तो मैं कॉपी लिखता था, नकवी साहब उसकी एडिटिंग करते थे, हेडलाइन धीरे दस्ताना बनाते थे, तो मेरी एक 20 साल के बच्चे की कॉपी दो सीनियर लोग देख रहे हैं तब वो छप रही है। तो कितनी शिक्षा मुझे मिलती थी कि भाई मैंने यह मिस्टेक की, ये मिस्टेक की, ये मिस्टेक की, अगली बार मिस्टेक नहीं होगी। अभी क्या है, 20 साल का लड़का सीधे डालता है फेसबुक पे और वो मावहन करता है मोदी ट्रंप इस सब की, और उसे 1,000 लाइक मिलते हैं। सोशल मीडिया अतिवाद का मीडियम है, एक्सट्रीम मीडियम है। और अभी आप एक संतुलित बात करेंगे तो वहां वो आपको ना लाइक मिलेंगे ना आपके दोस्त होंगे। तो एक्सट्रीम वहां के नहीं मिल रहा है कि या तो आप इनकी माभेन करो या इनकी माभेन करो। आप एक संतुलन का स्वर लेके जाएंगे तो सोशल मीडिया उसके लिए नहीं है। या तो वहां ट्रॉल है या वहां सपोर्टर्स हैं। अभी भी जो आपको सीरियसली बात कहने का मिलेगा, संयत स्वर, संतुलित स्वर, बीच का स्वर, वो प्रिंट मीडिया में मिलेगा। क्योंकि वहां जाते ही झगड़ा क्या होता है कि तेरे लाइक कितने, मेरे लाइक कितने। लाइक सर हमेशा अतिवाद को मिलते हैं। तो सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक इस सेंस में कि हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, मगर अतिवादी इस सेंस में कि कुछ भी बात कहने का अधिकार है, कोई कुछ भी कह के चला जाए। मतलब आप 25 साल 50 साल कोई काम करके आ रहे हैं, कोई XYZ आए कुछ आपसे कह रहा है कि आप तो बेवकूफ हैं, मतलब आप माभन करके चला जाए, लिटरली माभन करके चला जाए, आप क्या कर सकते हैं? ट्रोलिंग के नाम पे ये हो रहा है। तो सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड, अनएडिटेड लोकतंत्र है अभिव्यक्ति में, लेकिन इस लोकतंत्र के दुरुपयोग कितने हैं वो भी हम देख रहे हैं। रोज मतलब बड़े बड़े भद्र लोगों की ट्रोलिंग हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, और कोई कुछ से कुछ भी कह के चला जा रहा है, और कोई से मुक्त नहीं है, सबके साथ वही हो रहा है। तो ये ऐसा मीडियम है जो नया मीडियम है, लेकिन इस पे आप पूरा रिलाय नहीं कर सकते। इसकी खबरों को अभी भी सर, अभी भी कोई खबर आती है तो पहले ये चेक करते हैं, चेक करो एक्सप्रेस हिंदू की वेबसाइट, वहां ये खबर है तो मानो, वरना ये आप समझिए कि अभी ये उस तरह से कंफर्म खबर नहीं। तो विश्वसनीयता नहीं है, गति है, विश्वसनीयता नहीं है, लोकतंत्र है लेकिन अतिवाद। आलोक जी, अब यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में खड़ा होता है जो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की स्थिति आपने बताई, अर्थव्यवस्था थी की, लोगों के दिमाग की, लोगों की सोच की, उसमें आप देश का भविष्य कैसा देखते हैं? अगले 2 साल का, 3 साल का, ज्योतिषी की तरह 10 साल के बाद का नहीं जानना, जानना है कि अभी 6 महीने में, साल भर में आप किस तरह का भारत देखते हैं? सर देश का क्योंकि मैं भविष्य। ये इसलिए नहीं, मैं एक मिनट आलोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने बार बार एक देश का नाम लिया, युगांडा। क्या हम युगांडा बनने के रास्ते पे हैं? नहीं सर, युगांडा हम बनने के रास्ते पे, मतलब युगांडा जब मैं बात कर रहा हूँ कि युगांडा की इकोनॉमिक कंडीशंस वाले 80 करोड़ वही 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 भारतवर्ष मैं में। पूछ रहा हाँ था। सर। सर इस मुल्क की एक अद्भुत चीज है जो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं उसको आश्चर्य से देखता हूँ। सहने की अपार क्षमता है, अपार क्षमता है सहने की। इतना सहन कर लेते हैं, कोई उद्वेग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जब मेरी उम्र कम थी, हालांकि तो मेरी अभी भी बहुत कम है आपके आगे, लेकिन जब मैं 20 साल का तो मैं सोचता था कि बहुत जल्दी इस देश के अंदर क्रांति हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जैसी उम्र बढ़ रही है मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। हम लोग एक न्यू नॉर्मल से एडजस्ट कर लेते हैं, न्यू नॉर्मल से। पहले डेंगू से मर रहे थे, अब कोरोना से मर रहे हैं। पहले डेंगू का उपचार नहीं होता था, अब कोरोना का नहीं होता है। अब मतलब वो मिनिस्टर जो एक सरकारी कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करता है और वो शाम को इन्फेक्ट होने के बाद मेदांता में भर्ती हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मंत्री हैं तो मेदांता में जाएंगे, और नहीं तो हम GTV में जाके मर जाएंगे। तो ये सर अद्भुत सहन शक्ति वाला देश है। तो जो एक लॉलेसनेस या एक बहुत व्यापक असंतोष, वो सर नहीं होने वाला। इसलिए मैं जो विजुलाइज ये करता हूं कि अब इंडिविजुअल एफर्ट से जो जितना जहां जैसा कर ले, कुछ वेल मीनिंग NGOs हो, कुछ वेल मीनिंग कंपनियां हो, वो जितना कुछ कर लें। अंबानी स्पोर्ट्स को जितना प्रमोट कर लें, अंबानी शिक्षा को जितना प्रमोट कर लें, विप्रो जितना यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर ले, उतना भर हो जाएगा। बाकी अब सरकारों से, नेताओं से
और इस सेटअप से आप ये उम्मीद करें कि देश के युगांडा के लिए बहुत सेंसिटिव होंगे, क्योंकि सर उसका सिंपल गणित है, वोट वोट उससे मिलता नहीं, वोट की तरकीब सबको पता है। वोट के लिए आपको लंबे टाइम तक काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपना कुछ 4-5 गुणा गणित हैं तो आप कर लें, तो जीत के बार बार आ सकते हैं। तो उसकी उसकी चिंता भी किसी को नहीं है, उसकी चिंता भी किसी को नहीं है। अब जिसको चिंता है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर करे, लेकिन इस देश में कोई बहुत व्यापक जनसंतोष या व्यापक डिस्टरबेंस ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। आपके कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब हमें अपने जीवन के लिए, विकास के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें देश के बड़े पैसे वालों के से ही आशा रखनी चाहिए। जी। सरकार इन इस सोशल फील्ड में कुछ नहीं करने वाली, या हेल्थ के फील्ड में या एजुकेशन के फील्ड में। मैं अगर ये समझ रहा हूँ तो इसको देखते हुए मैं ये भी फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आखिरी सवाल है मेरा, कि देश की पत्रकारिता अभी इसका मतलब है और गिरेगी, अपने सरोकारों से, अपने संदर्भों से, या जिस चीज के लिए पत्रकारिता जानी जाती है, और दूर भागेगी। मैं सही समझ रहा हूँ? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि अ, सरकार सोशल सेक्टर में, वो एजुकेशन हो या अस्पताल हो, इन्वेस्ट नहीं करेगी, ये तो बात सिर्फ 25 साल से देख रहे हैं हम। आप अगर देखें, दिल्ली की पॉपुलेशन 50 लाख से 2 करोड़ हो गई, दिल्ली में कितनी सरकारी कॉलेजेस आए, दिल्ली में कितने सरकारी अस्पताल आए, प्राइवेट कॉलेज बहुत आ गए, प्राइवेट स्कूल्स बहुत आ गए। तो अब ये कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो भैया वहां लेके चले जाओ। तो वहां तो क्लैरिटी बहुत साफ है कि अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। अभी जिसको जो कुछ करना है वो अपनी क्षमताओं से कर ले, सरकार सिर्फ इतना कर ले कि कानून व्यवस्था, कि संतोष भारती जी कार लेके निकले हैं, कोई रास्ते में उनसे छीन ना ले, ये भर सरकार कर ले, क्योंकि बाकी अल्टीमेटली हो क्या रहा है। अल्टीमेटली आप देखें कि अब लिखे एग्जाम्पल ले लें कि दिल्ली में ग्रोथ हुई है, यूनिवर्सिटीज तो कहाँ सब प्राइवेट है, एमआईटी है, एपीजे है, अशोक है, और इन यूनिवर्सिटी की फीस सुनेंगे सर आप। अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, मास्टर्स करने के लिए लाख नहीं लाखों 32 लाख रुपए चाहिए मास्टर्स करने के लिए। अब इसके लिए आप लोन ले लीजिए, लोन लेके आप अंदाज लगाइए, अगर 32 लाख मैंने लोन लिया, मैं ईएमआई भर रहा हूँ 32,000 रुपये महीने की, तो 32,000 महीने की ईएमआई जब मैं भर रहा हूँ, तो मेरी चिंता सिर्फ नौकरी बचाने की है। जो आप सरोकार की बात कर रहे हैं, सरोकार अब सोसाइटी के बजाय इंडिविजुअल हो गए हैं कि भाई मेरी अपनी, मैं कल को अगर प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मेरी अपनी सेविंग्स क्या है, मेरे अपने इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मेरी अपनी नौकरी क्या है। तो जो बात आप कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, आप ये उम्मीद करें कि कोरोना की ही ग्राउंड लेवल पे सरकारी अस्पतालों में रियलिटी क्या है, किसी अखबार में नहीं मिलेगा आपको। इसलिए नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा आपको कि जिन राज्य सरकार वाले राज्य सरकार के ऐड दे रहे हैं, केंद्र सरकार वाले केंद्र सरकार के ऐड दे रहे हैं, और जो मर रहा है उसे किसी को चिंता नहीं, और जिसकी मरने, जिसकी डेथ की वैल्यू है वो मेदांता में है, तो हु केयर्स। भाई जिसके बच्चे की एजुकेशन की वैल्यू वो अफोर्ड कर सकता है, और जिसके बच्चे की वैल्यू नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरोकार या मुद्दों की पत्रकारिता सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य धारा में तो नहीं आने वाली। अभी जो होना है, अपना ब्लॉग बना लीजिए, अपना कुछ आप वेबसाइट बना लीजिए, और वो व्यक्तिगत जुनून है, कोई संस्थागत आपको, अब आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते ना कि मान लीजिए बाबा रामदेव जी के इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेस लागू हैं या नहीं, ये आप अगर रिपोर्ट छापेंगे तो कोई चैनल दिखाएगा नहीं आपको। सुबह से शाम तक आप सारे चैनल पे बाबा जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो बाबा जी का मैं बड़ा फैन हूँ योग का, पर ये कोई खबर छापने वाला नहीं है, क्योंकि छापने वाला इसलिए पैसे तो वहीं से आ रहे हैं। तो अब कोई इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई खबर निकाल के ले आए, और वो निकाल के ले आए तो वो छापेगा भी अपनी वेबसाइट पे। तो ये सब अक्सर व्यक्तिगत प्रयास रह गए हैं, इसको कोई संस्था का कोई रोल रहेगा, संस्था से कोई मदद मिलेगी। मुझे तो मतलब हो सकता है मैं निराशावादी साउंड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी मदद मिलेगी। नहीं आलोक जी, ये निराशावादी बात नहीं है। कुल मिला के स्थिति का एक साफ और शफाक विश्लेषण है, एनालिसिस है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जी 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 आप जी। जिस तरह से लिखते हैं, जिस तरह से संप्रेषित करते हैं, आपको लोग बुलाते होंगे अपने यहाँ भाषण देने के लिए, गोष्ठियों में मुख्य वक्ता के नाते। आप इन्हीं बातों को, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों के बारे में हमने बातचीत की,
आप जब अपनी बात कहते होंगे तो इनमें से कुछ न कुछ बातें अपने उस भाषण में जरूर डालते होंगे। क्या उसका टेस्ट क्या होता है, मतलब उसका रिजल्ट क्या, नतीजा क्या निकलता है? लोगों को पसंद आती हैं, तालियां बजाते हैं, या सिर्फ आपको ये लगता है कि ताली बजा के आपको खुश करके और आगे निकल जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सर कि अभी जो हमारा समाज है वो बहुत शार्पली पोलराइज हो गया है, बहुत पोलराइज हो गया है। यानी कुछ के पास तो हर समस्या कहाँ से पैदा हुई, वो मोदी से पैदा हुई, हर समस्या। ये बाढ़ आ गई तो मोदी लेके आया। और कुछ के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मोदी। तो अभी डायलॉग और डिबेट ये बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक के पास सेट नोशंस हैं। अभी आप अगर एक ऐसी बात कह रहे हो, मैं इसको व्यंग में ये कहता हूं कि अगर आपको सारी पार्टियां मिलजुल के गलिया रही हो, मत पत्थर मार रही हो, तो आप सही बात बोल रहे हो। अगर एक पार्टी आपको कह रही है कि पॉजिटिव हो, ताली बजा रही है, और एक पार्टी गुस्सा हो रही है, तो आप बायस्ड हो। अगर आप सही बोल रहे हो तो आपकी पिटाई सब तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह सब बिल्कुल। जगह सब जगह बदमाशियां चल रही हैं। और अगर आप सही बात बोलोगे तो आपकी पिटाई सब जगह होगी। तो दिक्कत ये हो गई कि अब आप जब जाते हैं कहीं तो आपको ये पता होता है कि ये लोग ऑलरेडी प्री सेट नोशन बना के बैठे हुए हैं। स्टूडेंट से डायलॉग करके बड़ा मजा आता है, स्टूडेंट्स ओपन होते हैं। और हम्म। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी धीमे धीमे हमारे बिना बताए इस चीज को समझ रहे हैं कि अब सरकार से या संस्थानों से अब कोई आपको उम्मीद नहीं है, जो करना है अपने बूते करना है। तो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, नई जनरेशन की सरकार से उम्मीदें बहुत कम से कम होती चली जा रही है। हम्म। एक जमाने में 30-25 साल पहले सिविल सर्विसेज में ही जाना है ऐसा बच्चे कहते थे, अब बहुत कम बच्चे कहते हैं अब अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, अपना एनजीओ बनाना है, उसको डोनेशन देना है। तो इस लेवल पे काम हो रहा है, बजाय इसके कि हम सरकार में आएंगे, पॉलिटिकल इंटरवेंशन करेंगे, नीति बनाएंगे। अब सरकार से और पॉलिटिक्स से नई जनरेशन को उम्मीदें उतनी नहीं रही हैं। और जो कुछ होगा इंडिविजुअल होगा, एनजीओ के लेवल पे होगा, अपने ग्रुप के लेवल पे होगा, वो बहुत साफ है। और आपने बात की संवाद की, तो सर अब पोलराइज इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब जैसे मैं टीवी नहीं देखता, टीवी न्यूज देखना बंद कर दिया मैंने। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि सर किसी विषय पर कोई क्या बोलेगा मैं उनसे पहले बता सकता हूँ कि ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। जब ये सिचुएशन हो जाए समझिए कि अब ये आप इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं हो सकती, सबको पता है। तो उसमें भी ये है कि अब आपको लिखना पढ़ना है तो अपने छोटे ग्रुप में कर लीजिए। और वही लोग जो ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे तो आपकी बात सुन लेंगे, पर पब्लिकली कहेंगे नहीं ये तो मोदी का आदमी है, ये तो फला का आदमी, ढिका का आदमी। संवाद बहुत मुश्किल हो गया है पहले के मुकाबले। अब बहुत मतलब बटी हुई सोसाइटी, बहुत ज्यादा बटी हुई सोसाइटी। दर्शकों या पत्रकार दोस्तों, जो लोग आलोक पराणिक साहब की बात सुन रहे हैं, उन्हें ये अंदाजा हो गया होगा कि हम लोगों ने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया, हमारे यहाँ जो लोग आए उनमें से बहुतों से भिन्न आलोक पराणिक हैं। और आलोक पराणिक ने जिस सावधानी और सफाई के साथ, बिना किसी को कॉर्नर किए हुए, जो स्थिति का विश्लेषण किया, और सबसे खास उन्होंने नौजवानों का जो आखिरी हिस्से में स्टूडेंट्स के बारे में जो बात कही कि अब वो आशा छोड़ चुके हैं, अब वो अपने बल पे कितना कर सकते हैं, ये उनके मन मन के अंदर एक भावना पैदा हो गई है, और वो उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी की योजना बना रहे हैं। आलोक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर जी आपको धन्यवाद है। इसके बावजूद आपको मैं एक लाइन बताता हूँ। रघुवीर साय जी की एक कविता है, और वो हमेशा काम आती है। बहुत सारे हमारे वेदों में, पुराणों में, आप किसी भी धर्म में चले जाएं, गुरु ग्रंथ साहब में चले जाएं, कुरान में चले जाएं, हर एक में एक बात कही है कि कुछ तो होगा यदि मैं बोलूंगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा यदि मैं बोलूंगा। आपके जैसे लोग जो अपनी बात को लोगों के हृदय तक पहुंचा सकते हैं, वो बात करना न बंद करें। बस इस आपसे अनुरोध के साथ और इस आशा के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूं। और आपके साथ धन्यवाद हमारी आपका। फिर मुलाकात होगी। और सचमुच बिल्कुल। मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि आपके जैसे मित्र नहीं हमारे नहीं मित्रों की सूची में है, और आपके साथ काम करने का मुझे नहीं नहीं, मैं मौका मिला। आपसे यहाँ आपको बात कर बहुत पा बहुत रहा हूँ, धन्यवाद। आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। 20 साल के लड़के को हम आगरा से उठा के दिल्ली ले आए थे, तब से दिल्ली में ही हो। नहीं,
आप ईश्वर करे और आगे बढ़ें, और जो बात आप समझते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो जी पहुंचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये मुल्क एक, कहते हैं, कानून व्यवस्था की ऐसी गली में घुस जाएगा जहां से निकलने का रास्ता फिर नहीं मिलेगा। हर गली में आज भी जो आपने चेतावनी दी, मैं आखिर में बता दूं कि लाजपत नगर में आप गाड़ी खड़ी करके जाइए या कहीं भी खड़ी करके जाइए साउथ एक्स में, घूंसा मार के लोग शीशा तोड़ के उसके अंदर रखा हुआ कोई भी पैकेट, भले ही उसमें सब्जी हो, उठा के निकाल ले जाएंगे। और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है। ये उस अर्थव्यवस्था का हाल है जिस अर्थव्यवस्था को इस समय आलोक पौराणिक पढ़ाते नहीं हैं, व्यंग में इसके खतरे बताते हैं। आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नमस्कार। मैं ये प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे मिले। किसी स्टार जर्नलिस्ट के साथ। पर अभी जो आज आलोक ने आपको बताया, उसके लिए मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने भी बहुत समझा, शायद आपने भी समझा होगा। नमस्कार। प्रणाम।